पहली बार ऑडिशन दिया था वो वाकई जीरो था। वो हैरान सी परेशान सी लड़की जो रोज फॉर्म लेके आ रही है, दफ्तर के चक्कर लगा रही है। शायरी बोलना और सिर्फ गाने बजाना, ये दो काम नहीं होते हैं। मम्मी ने जो मुझे रास्ता बताया था कि बस पैसे पकड़ो, मुंह में जबान है और पहुंच जाओ, उसके गालों पर आंसू और दुखता एक दिल तोड़ आया। ट्राई किया, एक बार फेल हो गई थी, लेकिन उससे पहले एक चैलेंज ये था कि आप 12th के बाद नहीं जा सकते थे। हवे जो इश्क लगाया नाल मेरे किसे होर दे नाल लगावी ना। नमस्कार, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं एन भारत का खास शो द देव शो। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, कहा जाए हमारे साथ आरजे रेखा जी हैं। AIR FM गोल्ड की कहा जाए वो चहकती, वो खिलखिलाती हुई आवाज़ जिसे हम और आप सभी सुनते आ रहे हैं पिछले एक लंबे दशक से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझसे वो सारे सवाल पूछेंगे जो मैं बताना चाहती हूँ आपकी ऑडियंस को। तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसा लग रहा है आज आपको हमारे स्टूडियो आके? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे लगता है कि आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि कभी आप मेरे साथ ऐसे जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मज़ा आता है ऐसे फन करने में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रेखा से आरजे रेखा का तक का सफ़र, सीधे हम मुद्दे पे आते हैं, कैसा रहा है, कितना उतार चढ़ाव रहा है उसमें? क्योंकि कहा जाए कि हम सभी आपको सुनते हैं, आपको रेडियो पर सुनते हुए आ रहे हैं, जो आवाज़ें कहा जाए या कहा जाए कि जो लोगों को तराशते हैं, जो उनके बारे में हमें बताते हैं, जो कहते हैं कि हमें खिलखिलाते रहते हैं या कहते हैं गुदगुदा देते हैं कभी कभार, तो आखिर वो चेहरे कौन होते हैं, उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो सफ़र के बारे में अगर थोड़ा हो जाए तो। बिल्कुल, सफ़र बहुत लंबा है और बचपन से क्योंकि एक ड्रीम था, और किसी का भी ये ड्रीम होता है कि आप जिस भी फील्ड में जाते हैं आप यकीनन अपने सपने की वजह से जाते हैं। और बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे काम भी कर रहे हैं जिनमें वो खुश नहीं हैं करके, लेकिन अगर आप वो काम करते हैं जिससे आप खुश रहते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। और मैंने उसी काम को चुना जो बचपन से मैंने सुना था। घर में रेडियो चलता था, पापा की शॉप थी एक पास में घर के बिल्कुल, तो वहाँ पर अक्सर रेडियो चलता था। मतलब मुझे लगता है कि शायद पूरा दिन रेडियो चलता था, और उसे सुन सुन के मुझे गानों से तो प्यार हुआ ही। बहुत सारे गाने याद हो गए, हज़ारों गाने मुझे याद हैं अभी भी ज़बानी, और मैं हर गाने के साथ गाती हूँ। क्या गाना ही अगर हो जाए जो बहुत ज़्यादा पसंद हो उस दिनों आप सुनते हो? अरे मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोई नहीं। जी। मैं एक अपना लिखा हुआ सुनाती हूँ कुछ। होवे जो इश्क लगाया नाल मेरे किसे होर दे नाल लगावी ना। वे जो प्यार निभाया नाल मेरे किसे होर दे नाल निभावी ना। किसे होर दे नाल निभावी ना, किसे होर दे नाल निभावी ना। होवे जो इश्क लगाया नाल मेरे किसे होर दे नाल निभावी ना। तेरियां गल्लां कर दे मैं तां कटियां रातां। तेरी सूरत वेख के सजना कितियां इश्क दी बातां। तेरियां गल्लां कर दे मैं तां कटियां रातां। तेरी सूरत वेख के सजना कितियां इश्क दी बातां। ओ गल्लां भुल के सोहणिया हाय, ओ गल्लां भुल के सोहणिया तू होर किथे टुर जावी ना। होवे जो इश्क लगाया नाल मेरे किसे होर दे नाल लगावी ना। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मैं अगर बात करूं कि रेडियो का जो वो दौर, एक पुराने दौर की जब हम बात करें कि देश दुनिया में हर जगह पे जो था कि रेडियो को लोग सुनते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आज के दौर में कहा जाए जिस तरीके से डिजिटल मीडिया का एरा आया है, कितना दोनों में परिवर्तन आप देखती हैं, कितना फ़र्क आया है? रेडियो का एक ज़माना था, ऑफ कोर्स था, और आज भी है, क्योंकि जिन लोगों को रेडियो से प्यार होता है मुझे लगता है कि वो रेडियो की दुनिया को कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे रेडियो के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई भी काम करती हूं, अगर मैं घर में भी कोई काम कर रही हूं या मैं अपना कोई काम लिखने का या कुछ भी ऐसा, तो मुझे लगता है कि रेडियो एक साइड पे अगर चलता रहे तो मुझे काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है मेरे लिए कोई भी काम। टीवी अगर चल रहा होता है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि टीवी पे आप सामने एंगेज हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, और आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन रेडियो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके काम के साथ साथ आपका एक, कह सकते हैं, एक साथी बन जाता है। आप एक दोस्त की तरह, आपके साथ कोई बैठा है और आप अपने काम को अपनी रुचि के साथ कर रहे हैं, तो रेडियो का मुकाबला कभी कोई नहीं कर सकता। रेडियो ने जो पहले एक मुकाम था जो हासिल किया था और लोग उसे घर घर में सुनते थे,
आज भी रेडियो की वही मैं देखती हूँ कि आज तो बल्कि और आसान हो गया है कि आपके हाथ में मोबाइल में रेडियो है, एक्सेस करना बहुत आसान एग्जैक्टली आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी में रेडियो है, कहीं पर भी आप मोबाइल ऐप्स के थ्रू किसी भी फ़ोन में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान हो गया है और जितना ज़्यादा इसकी रीच बढ़ी है वही साबित करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लोगों को ये चीज़ पसंद है तभी इसकी रीच को इतना ज़्यादा बढ़ाया गया, वरना शायद ये कहीं ना कहीं गुम हो जाता। तो आज भी रेडियो से लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, अब ज़्यादा करते हैं, मुझे ऐसे लगता है। तो जहन में कैसे आया कि भाई मुझे आरजे बनना है? कहाँ से वो चीज़, प्रेरणा कहा जाए या इंस्पिरेशन कहा जाए, कहाँ से वो सीख मिली या समझ आई कि भाई मुझे इस डायरेक्शन में जाना है? वो कौन सा ऐसा पड़ाव या मुकाम था? दरअसल माइक से मेरा प्यार बचपन से रहा है। मुझे स्कूल में भी माइक के ऊपर बोलना बहुत पसंद था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अगर ये बात बोलूँ मतलब उस टाइम पे जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे स्कूल में एक हॉल हुआ करता था जिसमें सब बच्चे इकट्ठे होते थे, बाल सभाएं होती थी। वहाँ पे जब माइक जैसा फील आता था मुझे, जब मैं उसमें बोलती थी तो मुझे ऐसे लगता था एको आ रहा है मेरी आवाज़ में और बड़ा अच्छा फील होता था। वो एक अलग शौक था कि माइक चाहिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा मुझे ये शौक तब चढ़ा जब पापा ने रेडियो सुनते हुए कभी कभी मुझे ऐसा कहा कि मैं एक प्रेजेंटर को सुनता हूँ रेडियो पे, वो बहुत अच्छा बोलती है, बहुत मीठा बोलती हैं। तो बहुत बार ऐसा होता था कि पापा किसी को सुन के मेरे सामने बड़ी तारीफें किया करते थे। अब ऑब्वियसली आपके पापा किसी और की तारीफ कर रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं पिंच होता है वो कि तो मुझे लगता था कि ऐसा क्या है, बोल रहे हैं तो ठीक है, लड़कियों की आवाज़ तो मीठी होती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी बोल सकता है। तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ ये सुना और दिमाग में कहीं एक कॉर्नर में ये चीज़ बैठ गई कि मुझे भी रेडियो पे बोलना है। और रेडियो घर में रहता था सेट, तो मैं देखती थी रेडियो पे। उस टाइम जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो पता नहीं होता था, तो ऐसे लगता था कि रेडियो के पीछे कोई बैठा है या रेडियो के अंदर कोई बैठा है, कहाँ से बोल रहा है। तो बहुत वो चीज़ सुनने में देखने में ऐसे लगता था कि मुझे इसके अंदर जाना है, कैसे तो नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे फिर बड़े हुए, पापा के मुँह से वो तारीफें सुनते रहे दूसरों की, और एक कहीं ना कहीं वो सपना पलता रहा। जब मैं बड़ी हुई, थोड़ा सा मैंने 12th किया, ग्रेजुएशन अभी बाकी था, उस टाइम पे मुझे लगा कि मुझे कोई रास्ता नहीं पता था। तो एक कोई हमारे आसपास में थी, मतलब सर्कल में ही थे वो, तो उन्होंने कभी किसी चैनल का नाम लिया कि मैं वहाँ जाऊँगी और आकाशवाणी पे मैं न्यूज़ में हूँ, और ये पता नहीं कुछ ऐसा उन्होंने कभी कुछ बोला। वो एक काइंड ऑफ दिखाना था अपना कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ और आप कुछ नहीं है। तो मैंने ऐसे ही मम्मी से पूछ लिया कि ये आकाशवाणी क्या है। तो तब मुझे मम्मी ने बताया कि जहाँ से रेडियो आता है, जहाँ से आप रेडियो सुनते हैं, ये आकाशवाणी है। अच्छा, तो वहाँ से समझ आया कि अच्छा आकाशवाणी है। उसके बाद आकाशवाणी कैसे पहुँचना है, एक दिन मम्मी से मैंने ऐसे ही पूछा कि आकाशवाणी कैसे जाएंगे अगर जाना हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, पढ़े लिखे हो, बोलना तुम्हें आता है, जेब में तुम्हारे पैसा है, तो किसी भी ऑटो वाले को बोलो बाहर जाके कि मुझे आकाशवाणी जाना, वो छोड़ देगा तुमको। एक को नहीं पता होगा, दूसरे को पता होगा। तो ऐसे मैंने आकाशवाणी का रास्ता सर्च किया। लेकिन उससे पहले एक चैलेंज ये था कि आप 12th के बाद नहीं जा सकते थे, और मुझे नहीं पता था कि कितना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो मैंने किसी रेडियो शो में सुना कि क्या क्या आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए, कैसे आप ऑडिशन के लिए आ सकते हो। वो रेडियो शो जो था उसने मुझे एक रास्ता दिखाया। वो शायद रेडियो पे ही किसी ने कोई सवाल किया होगा और उन्होंने ऐसे जवाब दिया। तो मैंने वो चीज़ पकड़ ली कि अच्छा, कम से कम ग्रेजुएट होना इज़ मस्ट, तो आपको ग्रेजुएशन पहले करना है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने ऑडिशन के लिए ट्राई किया। एंड ऑडिशन के लिए एक बार नहीं, कई बार मैंने वहाँ पे जाके पता किया, और बार बार मैं जाती थी, पूछती थी कब है ऑडिशन, कैसे है। कई बार पूछा, फिर फ़ोन नंबर लेके आई, फ़ोन कॉल्स किए, बहुत कॉल्स किए। एक दिन पता चला कि ऑडिशंस हो रहे हैं और आप आ सकते हैं फॉर्म लेने के लिए। देन मैंने जाके फॉर्म लिया, ट्राई किया, एक बार फेल हो गई थी, फिर दोबारा से मैंने कोशिश की, वहीं पे किसी से मिलना हुआ। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप, आवाज़ बहुत अच्छी है लेकिन आपको थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा। नो डाउट, आवाज़ सच में आगे बहुत थैंक यू। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको थोड़ा स्क्रिप्टिंग आना चाहिए, थोड़ा और चीज़ें, कैसे आपको बोलना है, मॉड्यूलेशन आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत चीज़ों की। उन्होंने मुझे एक बेसिक चीज़ें बताई कि आपको सिर्फ क्या करना है। जो आज भी मैं बहुत लोगों को मिलती हूँ, लोग कहते हैं कि शायद मुझे शायरी आती है तो क्या मैं आरजे बन सकता हूँ, मुझे पोइट्री आती है तो क्या मैं आरजे बन सकता हूँ। तो अभी भी लोगों को ये नहीं पता है कि सिर्फ शायरी आना या पोइट्री आ जाना आपके लिए आरजे बनने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बैठ के हमको सिर्फ शायरी बोलना और सिर्फ गाने बजाना, ये दो काम नहीं होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको हर फील्ड की
थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। और आप क्या बोलने जा रहे हैं, किस तरह की आपकी ऑडियंस है, किसके लिए आप शो कर रहे हैं, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आपकी भाषा पे कमांड होना ज़रूरी है। आपको स्क्रिप्ट लिखना आना चाहिए कि कैसे आप अपनी बात को डिलीवर करेंगे, और वो भी इंटरेस्टिंग वे में कि लोग आपको कैसे सुने। तो बहुत सारी चीज़ें थी बेसिक, मैंने काम किया उस पर, और जब मैंने दोबारा ऑडिशन दिया तो मैंने क्लियर किया उसे। तो कैसा अनुभव था कि भाई अब क्लियर हो गया है? जब मैंने सेकंड क्या ना टाइम वो हैरान सी परेशान सी लड़की जो रोज फॉर्म लेके आ रही है, दफ्तर के चक्कर लगा रही है कि भाई मेरा रिज्यूम देख लो, अब आज सिलेक्शन हो गया, तो कैसी फीलिंग थी, क्या आ रहा था? एग्जैक्टली वो एक अपने आप में एक बहुत अमेजिंग फीलिंग थी, क्योंकि जब मैं सेकंड टाइम पे गई ऑडिशन देने के लिए, तो जैसे मैंने ऑडिशन दिया, मुझे पता नहीं क्यों बाहर निकलते ही ऐसा लगा कि जो मैंने पहली बार ऑडिशन दिया था वो वाकई जीरो था, और अभी जो मैंने दिया है वो मैंने बहुत अच्छा किया है। मुझे सच में अच्छा लगा था खुद को, क्योंकि मैंने जब वहाँ पे सबसे बात की, जिस तरह से एक रूम था जिसके अंदर माइक पे आपको बोलना था, और आपको कहीं स्पीकर से आपको कुछ सुनाई दे रहा था जो भी वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, लेकिन कौन इंटरव्यूअर है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे लिए वो भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम में। लेकिन सेकंड टाइम में मैं उससे अवेयर थी, मुझे पता था कि ऐसा होता है। उसके बाद उन्होंने जो भी पूछा, मेरा प्रोनाउंसिएशन पे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो मेरा बहुत अच्छा था, वो मैंने किया। पोइट्री उन्होंने पूछी, भाव से मैंने वो भी पढ़ के दी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हुई। कहा जाए कि माता जी के वो कहे हुए चंद शब्द या बातें कही जाए कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट पूरी तरीके से साबित होते हैं। बिल्कुल, मम्मी ने जो मुझे रास्ता बताया था कि बस पैसे पकड़ो, मुंह में ज़बान है, और पहुंच जाओ, और मैं वहाँ गई। और जैसे ही मेरा ऑडिशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिस दिन ऑडिशन हुआ, मैं अभी घर पहुंची थी, मेरा घर का डिस्टेंस सिर्फ 10 मिनट का है वहाँ से। तो मैं सिर्फ घर पे पहुंच के अभी मैंने गेट पे एंटर किया, करना ही था, मतलब गेट पे ही थी मैं, और इतनी देर में मेरे पास कॉल आ गया, जबकि मुझे ये कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप सिलेक्ट होंगे तो मैं वेट कर रही थी कि ठीक है 1 हफ्ते बाद पता चलेगा, तब तक बैठते हैं। लेकिन उसी टाइम कॉल आया और उन्होंने कहा कि रेखा यू आर सिलेक्टेड, और मैं एकदम हैरान थी कि ज़रूर कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो ऐसा नहीं। तो मैंने उनको बोला भी, तो उस टाइम पे अनीता जी थी वहाँ पर, उन्होंने मुझे कहा कि रेखा आप सिलेक्टेड हो। मैंने कहा मैम आप वहीं से बोल रहे हो, पक्का मुझे डाउट है कंफर्म करने के लिए कि भाई वो कहती क्यों, तुम्हारा ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ था, तुम्हें लग नहीं रहा कि तुम सिलेक्ट हो जाओगी? मैंने कहा नहीं, अच्छा तो हुआ था और मुझे यकीन है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, लेकिन आप इतनी जल्दी कॉल कर दोगे, ये मुझे थोड़ा सा मजाक लग रहा है किसी का किया हुआ। तो कहते नहीं, जो बिल्कुल टॉप पे थे, जिसका हमें था कि ये तो सिलेक्ट है ही, इसे तो रखना ही है, उसको हमने सबसे पहले इन्फॉर्म किया, तो यू आर दैट पर्सन। तो अगर आपकी कहा जाए कि एक शायरी के तर्ज पे अगर मैं ये सुनना और समझना चाहूँ कि आज की जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं जो अकेले कहते हैं ना कि बड़े शहरों में या फिर अपने बड़े बड़े सपनों को लेके अकेले चल रही हैं, उनको लगता है कि भाई हम अकेले हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं होप जो होती है वो छूट जाती है या छोड़ देते हैं लोग, उनके लिए आपकी शायरी क्या कहती है? क्योंकि अब बात वही है कि क्योंकि मेरे श्रोताओं को शायद पता हो, शायद ना पता हो कि मैं लिखती भी हूँ। मेरी लास्ट मैं वो जिक्र भी होगा एग्जैक्टली तो बुक लॉन्च हुई, तो मेरी एक कविता आपकी इस बात पे मुझे याद आती है। जो महिलाएं ये सोचती हैं कि उनका जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं एक मेल पावर साथ में होना ज़रूरी है। जैसे हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि पापा हैं तो सब कुछ आराम से हो जाएगा, बड़ा भाई है तो आराम से हो जाएगा। बड़े होने के बाद भी हमें लगता है कि नहीं, हस्बैंड होना चाहिए या कोई बड़ा फैमिली में होना चाहिए। उसके बाद भी जब एक एज आती है बुजुर्ग वाली, तब भी हमें लगता है कि बेटा होता है तो वो शायद माओ को ज़्यादा केयर कर पाता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि महिलाओं को इतना सशक्त होना चाहिए, और वो एक्चुअल में सशक्त हैं, उन्हें अपनी पावर नहीं पता है, उनको सिर्फ याद दिलाने की ज़रूरत है। बहुत सारी महिलाओं को पता भी है, लेकिन काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा वो अपने अंदर एक जज्बा रखती हैं, पर उन्हें शायद किसी ने उस चीज़ से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, मौका नहीं मिल पा रहा है। एग्जैक्टली। तो अगर वो अपने आप को पहचान जाए एक बार, और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई और आके आपको ये बताएगा कि आप में ये शक्ति है, आप में ये टैलेंट है, वो आपको खुद अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। और वो जब आप अकेले बैठ के अपने बारे में सोचेंगी, खुद से बात करेंगी, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो टैलेंट आपके पास कौन सा टैलेंट है, या आप में ऐसी कौन सी खूबी है। तो इस पे मैंने एक कविता लिखी थी, आज मुझे तन्हा रहने दो, आज मुझे तन्हा रहने दो, खुद से बातें करने दो, खुद को खुद की ही बाहों में जीने दो और मरने दो। तुम ना मुझको गले लगाना, तुम ना मुझको गले लगाना, मुझको आहें भरने दो, अंधेरों से डरूं अगर तो मत घबराओ डरने दो। पहले भी मैंने खुद को कई बार अकेले पाया है, पहले भी मैंने खुद को कई बार अकेले पाया है, कोई भी जब साथ नहीं था खुद का साथ निभाया है। पहले भी कई बार मुझे तन्हाई ने तड़पाया है, पहले भी कई बार मुझे तन्हाई ने तड़पाया है, फिर भी मैंने हार न मानी, आज भी गम से लड़ने दो,
आज मुझे तन्हा रहने दो, खुद से बातें करने दो। रात रात भर जगी हूँ मैं और रात रात भर रोई हूँ। रात रात भर गीत सुने हैं, पल भर भी ना सोई हूँ। बरसातों में डर डर कर कई बार बहुत घबराई हूँ। बरसातों में डर डर कर कई बार बहुत घबराई हूँ। ठंडी रातों में अक्सर गर्माहट तक ना पाई हूँ। आज भी मुझको तन्हाई का खुल के सामना करने दो, खुद को खुद की ही बाहों में जीने दो और मरने दो। आज मुझे तन्हा रहने दो, खुद से बातें करने दो। लास्ट लाइन जरूर सुनेगा। मुझको है मालूम कि तुम ना हर पल साथ निभाओगे, तुमको भी है काम बहुत, तुम उनको भी निपटाओगे। मेरे दोस्त भले हो तुम, माना तुम मेरे अपने हो, फिर भी कब तक साथ रहोगे, तुम भी तो बस सपने हो। आँख खुलेगी जैसे ही तुम भी गायब हो जाओगे, सपने जैसे अपने हो, सपनों में ही तो आओगे। खुद को खुद में ढूंढूं, खुद को ही सपनों में भरने दो। आज मुझे तन्हा रहने दो, खुद से बातें करने दो। खुद का खुद से मिलना भी तो बहुत ज़रूरी होता है। खुद का खुद से मिलना भी तो बहुत ज़रूरी होता है। जो खुद को ना पहचाने वो ही दुनिया में खोता है। आखिर औरों के दम पर कब किले फतेह हो पाते हैं, आखिर औरों के दम पर कब किले फतेह हो पाते हैं। अपना जीवन जो देते हैं स्वर्ग वही तो जाते हैं। औरों के कंधे पर रखकर, औरों के कंधे पर रखकर जो बंदूक चलाता है, जीत का सहरा भी तो आखिर उसके सर ना आता है। अपने दम पर मुझे चढ़ाई करने दो और गिरने दो, खुद को खुद की ही बाहों में जीने दो और मरने दो। आज मुझे तन्हा रहने दो, खुद से बातें करने दो। कहा जाए कि आज की हर उस नारी और महिला के लिए बहुत ही प्रेरणा देने वाले आपके शब्द हैं, आपकी कविताएं हैं, जिसे कहा जाए कि हर किसी को मुझे लगता है सुनना और पढ़ना चाहिए। कहा जाए वो जो लड़की जो फॉर्म लेके जा रही थी, जिसको आरजे बनना था, जिसको ये नहीं पता है कि आरजे कैसे बना जाता है, अब वो आरजे बन चुकी है। तो ऐसा क्या जहन में आया, ऐसा क्या हुआ कि आपको एक बुक लिखने की नौबत आई? आपको लगा कि नहीं भाई अब मुझे कैरियर में कहा जाए कि कुछ अलग करना है, कुछ नया ट्राई करना है। आपने किताब लिखी और कहा जाए कि वो आरजे रेखा, वो कहा जाए वो लड़की, गुमसुम सी लड़की अब लेखक बन चुकी है। कहा जाए वो कविताएं लिख रही है, उसकी किताबें आ जाती हैं। कहा जाए ना एक तरीके से मीडिया में वो लड़की छाई हुई है, दिल्ली के अलग अलग अखबारों में हेडलाइंस में बनी हुई है। तो एक्चुअली गुमसुम तो मैं नहीं कहूँगी खुद को, क्योंकि मैं बहुत चहकने वाली लड़की रही हूँ बचपन से। मैं घर में अगर कोई सबसे ज़्यादा बोलता है तो माफ कीजिएगा अगर बुरा लगा। नहीं बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन क्योंकि शायद आप मुझे उतना नहीं जान पाए हैं जी। पर मेरे घर में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दर्शकों को समझाएं, बताएं उस चीज़ को। बिल्कुल। मेरे घर में जो सबसे ज्यादा चहकता है वो मैं हूँ। अगर मैं घर में नहीं हूँ तो बिल्कुल शांति होती है घर में, और अगर मैं वहाँ पे आ गई हूँ तो सबसे ज्यादा शोर होता है। मुझे लिटरली मेरा भाई बचपन से ही कहता था कि काश तुम्हारा कोई रिमोट बटन होता जिसे मैं ऑफ कर पाता। तो आज मैंने उसको रेडियो पे जाके वो रिमोट बटन दिया है कि वो चाहे तो मुझे जब चाहे वो ऑफ कर सकता है, म्यूट कर सकता है। लेकिन आज मुझे लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा लगता है जब मेरे फैंस, मेरे श्रोता मुझे आके ये बात बोलते हैं कि रेखा जी आपको सुना बहुत अच्छा लगा। और कई जगह पे जो मुझे फेस से नहीं जानते हैं, जब मेरा नाम जानते हैं या मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, और मैं बताती हूँ कि मैं वहाँ उस पे प्रोग्राम करती हूँ, रेडियो पे आती हूँ, तो कहते हैं हाँ आपको सुना है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो बुक लिखने की बात आई, मैं अपनी चीज़ें बहुत सारी रेडियो के लिए लिखती थी, हमेशा से लिखती हूँ। रेडियो पे मैं हमेशा उनको शेयर करती हूँ अपने श्रोताओं के साथ, और ये कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों का, मेरे श्रोताओं का मुझ पे भरोसा था कि मेरी कविताओं को या मेरी लिखी हुई चीज़ों को वो चाहते थे कि मैं एक बुक के फॉर्म में लेके आऊँ। और ये उन्हीं का किया हुआ एनकरेजमेंट था जो मुझे यहाँ तक लेके आया। मैंने अपनी फर्स्ट बुक निकाली जो लास्ट ईयर लॉन्च हुई, मुझसे कहते तो ये आपको मिल जाएगी, आप खरीद सकते हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे भी आप ढूंढेंगे इसका नाम मिल जाएगा, अमेज़न पे भी है। और अभी बस नेक्स्ट मंथ में ही मेरी एक और बुक आ रही है जो कि एक ट्रू स्टोरी पे हमने लिखी है, और उसके अंदर एक आम इंसान की कहानी है कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर सन्यास तक जाता है और फिर सन्यास से वापस कैसे आ जाता है। तो ये एक अभय से अभयानंद तक ये कहानी, अभय से अभयानंद तक। हाँ। कहा जाए उसके लिए हमें थोड़ा भी इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा, बस 1 महीना मैक्स। तो ये कहानी अपने आप में आपको बहुत छुएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात कहना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं वो दिमाग में ये लेके चल रहे होते हैं कि मुझे ये सब दुनियादारी छोड़ के कहीं निकल जाना है।
लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं जाने देती, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हर आम इंसान अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाएगा अगर आप उस स्टोरी को पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक सच्ची कहानी है, तो उसमें कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है। आप उसको जब सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि कैसे लाइफ के अंदर आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं, कैसे आपको लोगों के सामने अच्छा बुरा बनना पड़ता है, दिखना पड़ता है, या आप कभी कभी अच्छे होके, सही होके भी गलत साबित हो जाते हैं, या कभी कभी आप गलत होके भी सही साबित हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। और मैंने, क्योंकि मैं जब भी बुक लिखती हूँ तो मेरा एक मकसद रहता है कि मैं जो भी बुक लिखूं वो कहीं ना कहीं लोगों को या समाज को एक अच्छा मैसेज देने लायक हो। तो मैंने कभी भी कोई चीज़ ऐसे नहीं लिखी या ऐसे नहीं की है जो मुझे लगता है कि इसका कोई यूज़ नहीं है या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी चीज़ डिलीवर करूं लोगों तक, जो भी मैं कोई बात अपनी कहूं, वो कहीं ना कहीं किसी के दिल तक पहुंचनी चाहिए। और वो तभी पहुंचेगी जब एक आम इंसान की उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ जुड़ी होगी, चाहे वो प्यार की बात हो, चाहे वो निराशा की बात हो, चाहे वो कहीं ना कहीं सक्सेस की बात आपने हो। सब पे लिखा है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसी चीज़ें लिखूं। एक किताब में कहा जाए पूरी तरीके से कॉम्बो मिलता है हमें। बिल्कुल। जब वो कोई अगर किताब खरीद रहा है तो ना सिर्फ वो किताब खरीद रहा है, वो इमोशंस कहा जाए, वो जज्बात कहा जाए, बिल्कुल। वो प्यार मोहब्बत के किस्से कहानियों से जुड़े हुए वो शायरी जो है ना, वो अल्फाज, वो आपको सब कुछ मिलेगा आपकी किताब में। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिली हूँ जिन्होंने मुझे ये भी कहा कि हमने आपकी कविता पढ़ी, हम इंस्पायर हुए उससे, हम डिप्रेशन में जा रहे थे, हम ठीक हुए उससे, हम इस दुनिया से हम हार चुके थे, आज हमने कुछ नया करने का सोचा है। और बहुत सी लड़कियां जो ये सोचती हैं कि एक बार अगर लाइफ में कुछ गलत हो गया तो खत्म हो गया, वो लड़कियां वापस उठने की कोशिश करती हैं। कहीं ना कहीं मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे मेरी एक कविता भी किसी को इंस्पायर कर पाए तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा काम होगा। यहाँ पे मैं एक कविता सुनाती हूँ आपको। जवानी की गजल हो तुम, बुढ़ापे की कहानी भी, जवानी की गजल हो तुम, बुढ़ापे की कहानी भी, तुम ही मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत की निशानी भी। मेरी सांसों में जो बहती है वो खुशबू भी तुम ही हो, मेरी नस नस में जो दौड़े लहू की वो रवानी भी। मेरे हाथों पे जिसका रंग वो मेहंदी तुम ही तो हो, मेरे चेहरे की रंगत भी तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। तुम ही होठों की लाली भी, तुम ही बिंदिया नूरानी भी, मेरी आंखों का काजल भी, मेरी आंखों का पानी भी। जवानी की गजल हो तुम, बुढ़ापे की कहानी भी, तुम ही दिल हो, तुम ही धड़कन, तुम ही मेरा तराना हो। सहेली तुम ही साजन, तुम ही पूरा जमाना हो। वो जिससे बात मैं दिल की सभी आंखों से कहती हूँ, वो बातें भी जो मुझको ना तुम्हें आती बतानी भी। जवानी की गजल हो तुम, बुढ़ापे की कहानी भी, तुम ही मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत की निशानी भी। तो ये अभी आधी सुनाई है, बाकी आप बुक में पढ़िए। बुक में पढ़ने को सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। तो कब तक मान के चलें आपकी जो बुक आ रही है? ये जो मैंने सुनाई कविता, ये मेरी पहली बुक है, मुझसे कहते तो। और अब जो बुक आ रही है वो कहानी की किताब है, तो उसको आप ज़रूर पढ़ेंगे। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा मैसेज देंगी, एक अच्छा संदेश देंगी, और आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। FM गोल्ड की बात करें, आपके प्रोग्राम की अगर हम बात करें, तो उसका अगर अनुभव आप हमारे दर्शकों को अगर बताना चाहें तो कितना अलग होता है? बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि आपको रेडियो पे आर्टिफिशियल नहीं होना है, आप जैसे हैं वैसे जाना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे हैं वैसे आप घर में जो भी बोलते हैं, ऐसे तो हम बहुत लोगों को सुनते हैं अपने घर में, हमें नहीं मज़ा आता, लेकिन हम रेडियो पे चाहते हैं कि एक सुरीली मीठी आवाज़ हो जो कहीं ना कहीं हमारे कानों से हमारे दिल तक उतर जाए। तो मुझे लगता है कि उसमें एक कशिश होनी चाहिए, खिंचाव होना चाहिए। वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप इस फील्ड में हैं तो। अगर आपकी आवाज़ में वो चीज़ है, वो जज्बा है कि लोगों को अपनी तरफ खींच सकती है, तो यकीनन आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। और मैं क्योंकि रेडियो पे काम करती हूँ, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि अब कभी जैसे मैं घर से निकली, अचानक कभी रास्ते में कहीं, भगवान ना करे, आपकी गाड़ी कहीं टकरा गई, आपका किसी से कुछ झगड़ा हो गया, बहस हो गई, कुछ भी हुआ, आपको हो सकता है चोट भी लगी, कुछ भी हुआ, लेकिन आपको क्योंकि ऑन टाइम वहाँ पे पहुँचना है, और ऑन एयर अगर आपको 9 बजे ऑन एयर होना है तो होना है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, डेडलाइन आपको फॉलो करनी है। एग्जैक्टली, बशर्ते कि आप ठीक ठाक हैं तो आप पहुँच जाइए। अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि हम खुद जाके अपना शो करें। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ एक आध बार कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी किसी चीज़ को लेके। बहुत कभी कभी ऐसा भी होता है लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आप बहुत डिप्रेस होते हो, बहुत स्ट्रेस्ड होते हो, लेकिन रेडियो पे किसी भी श्रोता को आपकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। आप कितने दुखी हैं, आप किससे पिट के आए हैं, कोई मतलब नहीं है। तो वो चाहते हैं कि जो भी सुबह सुबह रेडियो जैसे वो ऑन करें, तो वो किसकी आवाज़ आ रही है वो बहुत मैटर करती है कि कौन आरजे है, कितना मीठा बोल रहा है और कितना हमें एनर्जेटिक
तरीके से अपनी बात कह रहा है। तो मैं वहाँ पर जब कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैं अभी 15 मिनट पहले बहुत बुरी तरह से रो रही थी और एकदम से मुझे ऑन एयर होना पड़ा 5 मिनट के अंदर कैब के अंदर, झटपट एकदम से कैरेक्टर तो में आ मतलब जाना। आप समझ लीजिए कि मुझे कैरेक्टर में आना पड़ा कैसे भी करके। होती है बहुत सारी चीजें ऑफिशियली या कहीं पे भी कुछ ऐसा मिसहैपनिंग आपके साथ हो गई, कोई फोन आपको आ गया या कुछ भी। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप आंसू बहा रहे हैं और आंसू आपके भी गाल पे हैं और आपको ऑन एयर मुस्कुरा के बात करनी है, तो बहुत टफ तो होता है, बहुत टिपिकल। लेकिन स्टिल मैंने किया। और मुझे जिसको ये पता था कि सिचुएशन क्या है क्या नहीं, उन्होंने, मतलब मेरे बॉस थे जो, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि मुझे प्राउड है तुम पे रेखा, मुझे पता था कि तुम ये बेस्ट करोगी और तुमने कर दिया। तो मुझे वहाँ पे अच्छा लगता है कि जब आप अपनी किसी भी पेन को छुपा के और आप अपनी स्माइल के साथ अपने श्रोताओं को वेलकम करते हैं। ये टफ जॉब है, लेकिन मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं। और अगर आप ये कर पाते हैं तो आप एक अच्छे आरजे कहलाते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ को साइड रख के, भले आप कितने भी टेंशन में चल रहे हो, लेकिन आप रेडियो पे जब आप जाते हैं तो माइक सामने आते ही आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको एक ऐसा दोस्त मिल गया जिसको देखते ही आपको मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे। तो वो मैं रेडियो के साथ फील करती हूँ। मैं जब भी रेडियो पे माइक के सामने जाती हूँ, एक अलग मुस्कान मेरे चेहरे पे होती है। इनफैक्ट एक दिन मैं किसी गेस्ट के साथ शो कर रही थी, तो उन्होंने मुझे, वो आई मेरे साथ शो पे और वो बैठी थी, तो उन्होंने मुझे देखा जैसे मैं बोलती हूँ। उन्होंने कहा कि रेखा जी, मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई स्माइल करते हुए बोल रहा है। मतलब आप हंसती हैं, लिटरली स्माइल करती हैं और तब आप बोलती हैं। तो मैंने आपसे ये चीज़ सीखी है कि स्माइल करते हुए जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ में स्माइल अपने आप आ जाती है। और मैं वही चीज़ कैरी करती हूँ हमेशा कि मैं, मेरे फेस पे जब भी मैं शो कर रही होती हूँ, लिटरली मैं स्माइल कर रही होती हूँ बहुत अच्छे से, और वो वैसा ही मेरी आवाज़ में आता है। क्योंकि आप एक आर्टिफिशियल स्माइल कहीं ना कहीं लोगों को पता चल जाती है कि आप नकली हंस रहे हैं या जहाँ ज़रूरत नहीं आप ज़बरदस्ती हंस रहे हैं। तो वो चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं नेचुरली जहाँ मुझे खुद को अच्छा फील हो रहा है मैं वो चीज़ डिलीवर करूँ। और जब आप मुस्कुराते हुए बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को आप मुस्कान स्प्रेड करते हैं, आप लोगों को उस दर्द से, उस पेन से निकालते हैं जो आज रोज़मर्रा की लाइफ में लोग फेस करते हैं। कहा जाए रेडियो की दुनिया में लिखनी और बरतनी की अगर मैं बात करूं और टेलीविज़न की दुनिया की अगर हम बात करें, कितना फ़र्क होता है, कितना ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल, मैं टीवी की दुनिया को आप कहें या रेडियो की दुनिया, दोनों में बहुत ज़्यादा अहम रोल है आपकी लेखनी का, आपकी वर्तनी का, आपके प्रोनाउंसिएशन का, आपके डिक्शन का, आपके नॉलेज का, हर चीज़ का। लेकिन कहीं ना कहीं टीवी पे एक बार जो आज दौड़ है, लोगों को न्यूज़ दिख रही है, सामने दिखाई देती है, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों का माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है न्यूज़ की तरफ। वो आपके प्रोनाउंसिएशन पे उतना शायद नहीं ध्यान देते हैं, नहीं फोकस करते होंगे, न्यूज़ पे फोकस होता है। पर जब आप रेडियो पे होते हैं तो आपके एक एक शब्द के ऊपर बहुत एक्टिव लिसनर, बिल्कुल एक्टिव लिसनर्स होते हैं, सुनते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ ही सुन रहे हैं वो पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आकाशवाणी को, जहाँ पे मैं शुरुआत की है मैंने जहाँ से, और मैं उसके साथ बहुत काम कर रही हूँ, लेकिन आकाशवाणी को बचपन से हम लोगों ने जो जाना है, समझा है कि अगर आपको अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारना है, अगर आपको कुछ सीखना है भाषा के बारे में, तो आप आकाशवाणी को सुनिए। वहाँ से जो शोज़ आते हैं या वहाँ जो लोग बोलते हैं, उनकी चीज़ों में एरर आपको नहीं मिलेंगे मैक्सिमम, क्योंकि लाइव होते हैं शोज़, तो फंबल होना एक नेचुरल चीज़ है, कभी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर उनको पता होता है कि सही प्रोनाउंसिएशन किस वर्ड का क्या है। तो अगर आपको सीखना है तो उसे फॉलो करते हैं लोग, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो कहीं ना कहीं भाषा के मामले में बहुत आगे है किसी भी प्लेटफॉर्म से। बहुत कहा जाए। जब एक चीज़ अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चे कहा जाए कि आरजे बनना चाहते हैं, इस दुनिया में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से वो इस दुनिया में आ सकते हैं, या उनका जो रास्ता है वो बहुत कहा जाए कि थोड़ा आसान हो सकता है? सपना देखिए बहुत लोगों का होता है, बहुत कुछ करने का। किसी को फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, किसी को कहीं ना कहीं रेडियो पे भी जुड़ना है, किसी को टीवी पे जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप को, सबसे पहले आप खुद को टेस्ट करें कि क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, वो कैलिबर है जो आपको वहाँ तक लेकर जाएगा। किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो पहले आपके पास होनी चाहिए। फिर उन्हें निखारना कैसे है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे लेनी है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सिर्फ ये कह दें कि मुझे शायरी बोलना आता है, गाने के साथ शायरी बोला, गाना चला दिया, तो यही काम तो रेडियो पे कोई भी करता है, तो ये नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली अगर बताऊं तो बहुत सारी चीज़ों पे आपको तलवार लटकी होती है आपके सर पे, क्योंकि आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं।
और आपने कुछ भी ऐसा बोला जो किसी की भावनाओं को आहत कर दे या किसी के साथ Sentiments hurt होता है। एग्जैक्टली तो आपने कुछ भी ऐसी चीज बोल दी तो वो तलवार आपकी गर्दन पे आने वाली है। ये चीज आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि आप कोई भी बात ऐसी ना बोलें जो किसी के धर्म पे, जाति पे, संप्रदाय पे या किसी भी ऐसी चीज पे हो जो किसी को हर्ट कर सकती है या किसी की पर्सनल लाइफ को, कोई भी ऐसी चीज नहीं। बट आप जो भी बोलें वो ऐसा हो कि हर एक के दिल को छू जाए। तो रेडियो पे जाने वालों को सबसे पहले तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपकी कौन सी बात किसी को हर्ट कर सकती है। हम अपने अंदर से सोचें कि अगर हम कोई बात बोल रहे हैं, वो अगर हमें कोई बोले तो हमें कैसा फील होगा उसे सुनने में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हम कोई बात बोल रहे हैं, उसको बोलने का पोलाइटनेस कितना चाहिए उसके साथ, कि वो ऐसा भी ना लगे कि आपने मक्खन लगाया और ऐसा भी ना लगे कि आपने रूड बोला। वो एक जो बैलेंस होता है वो बहुत ज़रूरी है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक नुक्ते से ही चीज़ों का जो फ़र्क है वो बदल जाता है। पूरा लहजा अल्फाज पूरी तरीके से बदल बिल्कुल। जाता है। फूल मतलब फूल होता है और फूल मतलब फूल होता है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये नॉलेज नहीं है तो आप जो भी बोल रहे हैं वो कहीं गलत मैसेज चला जाएगा, कोई गलत चीज़ आप डिलीवर कर देंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो भी लोग इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले वो अपनी भाषा पे काम करें। वो जिस भी क्षेत्र से आते हैं, जिस भी एरिया से आते हैं, अगर वो वहाँ के लोकल रेडियो पे जाते हैं तो उनको वहाँ की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है ये हमें पता होना चाहिए कि हम किसके लिए शोज़ कर रहे हैं। अभी ऑल इंडिया रेडियो की अगर मैं बात करूं तो इसे पूरे भारत में अलग अलग कोने में सुना जाता है। इवन अब तो भारत के बाहर भी सुना जाता है, जो इंडियंस बाहर रहते हैं या जो भी इस तरह की चीज़ें सुनना पसंद करते हैं, तो वहाँ उन लोगों तक वो बात जाए। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश के अलग अलग कोनों में हैं लेकिन हिंदी को उतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, धीमी स्पीड में वो समझते हैं। तो आकाशवाणी इसका बहुत ख्याल रखता है कि हम थोड़ी स्पीड अपनी इतनी तेज ना कर दें रफ्तार कि किसी के सर के ऊपर से चला जाए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें सुनने वाले लोग कौन हैं, और हमें इतने छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक भी सुनते हैं लोग। तो हमें हर एक की चीज़ों को ख्याल रखना है। वैसे तो हर तरह के डिज़ाइन शोज़ हैं अलग अलग तरह के, हम उसके अकॉर्डिंग शोज़ करते हैं कि ये बच्चों के लिए स्पेशल है या ये गज़लों का प्रोग्राम है अलग से जिनको गज़लें सुनना पसंद है, या कोई सुबह जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए 9 बजे के आसपास बहुत एनर्जेटिक शोज़ होते हैं। कहा जाए कि हर तरीके की ऑडियंस का ख्याल हर तरह की ऑडियंस है और हमें हर एक को साथ लेके चलना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। कहा जाए कि आपकी माताजी ने जिस तरीके से आपसे कहा और सब कुछ बदल गया, उन बातों से, उन शब्दों से पूरी तरीके से आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया। तो ऐसे में कुछ अगर आपने चंद पंक्तियां ही अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें जो आपने लिखी हो माँ के लिए। माँ के लिए मैंने बिल्कुल लिखा है, क्योंकि माँ के बिना तो कोई चीज़ पूरी नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। और माँ के लिए मैंने एक बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है इस कविता के ज़रिए। जो आज के माहौल में, जो आज के समाज की स्थिति है कि एक वृद्धाश्रम जो खुल चुके हैं वो इसीलिए खुले हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। या एक जनरेशन गैप देखिए हर बार आता है, हर जनरेशन में एक गैप ज़रूर आएगा, लेकिन हमें लगता है कि हम ज़्यादा एडवांस हैं, हमारे पेरेंट्स हमें नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, या उन्हें क्या पता आज की दुनिया के बारे में। तो यही फीलिंग आने वाली जो जनरेशन है वो आपके बारे में भी रखेगी कहीं ना कहीं, जो आप सोच रहे हैं। तो ये जनरेशन गैप ज़रूर आएगा। मैं चाहती हूँ कि एक मैसेज दूँ मैं लोगों को कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो जो दूसरों के साथ कर रहे हैं वो कभी ना कभी उनके साथ भी हो सकता है। तो मैंने इस पे लिखा है, उसके गालों पर आंसू और दुखता एक दिल तोड़ आया, उसके गालों पर आंसू और दुखता एक दिल तोड़ आया, आज मैं अपनी माँ को जाकर वृद्ध आश्रम छोड़ आया। पंखा एक लगा आया हूँ, एक बिस्तर एक चादर भी, पाँव छूकर दे आया हूँ थोड़ा सा मैं आदर भी। पत्नी मेरी बहुत दुखी थी, पत्नी मेरी दुखी बहुत थी, माँ ने बहुत सताया था, ना जाने क्या दूध का कर्जा अब तक चुकना पाया था। सुख से अब सब रहेंगे घर में, पत्नी ऐसा कहती है, उसको मेरे सुख की माँ से ज्यादा चिंता रहती है। बेटा मेरा कहता है दादी को फ्रिज दिलवा आओ, उसके कमरे में पापा टीवी भी एक लगा आओ, पंखे के बदले पापा जी एसी भी लगवा देना, बिस्तर पे एक मोटा खासा गद्दा भी बिछवा देना। आंखें माँ को दुखी देखना नहीं गवारा कर सकती, आंखें माँ को दुखी देखना नहीं गवारा कर सकती, मेरी माँ दादी के जैसे नहीं गुजारा कर सकती। आखिर पापा हो ना हो ऐसा भी एक दिन आएगा, आखिर पापा हो ना हो ऐसा भी एक दिन आएगा, माँ मेरी तकलीफ में हो ये मुझे कतई ना भाएगा। सुनकर बेटे की बातें पत्नी को पश्चाताप हुआ,
फूट फूट कर रोती थी, कहती थी कैसा पाप हुआ। पत्नी बोली भूल हुई, मन मैला मैंने साफ किया, माँ को वापस ले आओ तो समझूं रब ने माफ किया। माँ को वापस ले आओ तो समझूं रब ने माफ किया। मतलब जो आप अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, कल को आपके बच्चे उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं वैसा जैसा हम दिखाएंगे उन्हें, जो तस्वीर हम उनके सामने पेश कर रहे हैं वही तस्वीर आगे जाके वो भी बनाएंगे। बिल्कुल। कहा जाए कि हम कहीं ना कहीं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कहा जाए, माता पिता से कहा जाए, हम सीखते हैं अपने बड़ों से। कहा जाए कि जब आप कविता लिखती हैं, किन चीज़ों को जहन में लेके चलती हैं कि भाई जो मैं लिख रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या चलता है दिमाग में? मैं ऐसा कुछ प्लान करके नहीं लिखती हूँ। कभी कोई इंसिडेंट देखती हूँ या कभी कुछ ऐसा आंखों से गुजर गया, हो सकता है मैं कोई फिल्म देख रही हूँ, उसमें कोई सीन मुझे ऐसा लगा जो मुझे छू गया, या मैं कोई सीरियल देख रही हूँ उसमें कोई चीज़ ऐसी लगी, या कहीं किसी की कोई कहानी मैंने सुनी आसपास बात करते हुए, तो मुझे लगा कि ये बात गलत है, समाज में नहीं होनी चाहिए, या किसी जानवर पे कहीं मैंने कोई अत्याचार होते देखा, तो मैं उस चीज़ पे पता नहीं क्यों अपने आप अंदर से कुछ लाइनें निकलना शुरू होती हैं। मैं खुद कहा जाए कि वो अंदर का लेखक जो है वो जाग जाता है। बिल्कुल अपने आप से होता है। कभी कभी कई कविताएं मैंने ऐसे लिखी है कि मुझे खुद नहीं पता चला कि वो शब्द कहाँ से आ रहे थे। मैं मुश्किल से, और मेरी ज़्यादातर पोइट्रीज मैं मुश्किल से 5 से 6 मिनट में लिखती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो मैंने कुछ भी अगर लिखा है तो वो शायद दिमाग पे इतना ज़्यादा असर कर गया था कि वो अपने आप कविता बन के निकल आया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहा जाए जिस तरीके से आपकी कलम जो लिखती है, और कहा जाए जो आप बोलती हैं, वो बड़ा शायराना अंदाज में होता है, लोगों के दिलों को छू जाता है। बात दिलों के छूने की हो रही है, और जिस समय हम इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, फैब चल रहा है, और अभी चंद दिन पहले ही कहा जाए कि 14 फैब निकला है, जहाँ नए प्यार के किस्से कहानियाँ हमें देखने को मिलते हैं। हर तरफ कहा जाए वातावरण में प्यार मोहब्बत का पूरा एक माहौल सा बना होता है, जगह जगह देखने को जो मिलता है। ऐसे में आपने कुछ अगर जो लिखा हो, जो नए प्यार मोहब्बत के किस्सों के लिए, या फिर बिछड़ते हुए नगमों के लिए अगर कुछ लिखे हो आपने? मैंने वैलेंटाइंस पे तो नहीं लिखा है, क्योंकि नए आशिकों के लिए, पुराने आशिकों के लिए, बिल्कुल मैंने प्यार मोहब्बत पे लिखा, या कहा जाए कुछ दिल जलों के लिए मैंने लिखा है, बिल्कुल लिखा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि मैं वैलेंटाइंस डे को मैं उतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहती हूँ। जब से ये पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद से वो थोड़ी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं तकलीफ देती हैं। कहा जाए हमारे देश में पूरी तरीके से आहत कर देने वाली वो घटना थी, तो हमारे लिए वो चीज़ें पहले महत्व रखती हैं। तो मेरे लिए पर प्यार भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और मुझे लगता है कि इसकी भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने इस पे भी लिखा है, तुम्हें सोचूं तुम्हें लिखूं या तुमको गुनगुनाऊं मैं, तुम्हें सोचूं तुम्हें लिखूं या तुमको गुनगुनाऊं मैं, हुई तुमसे मोहब्बत है कहो कैसे निभाऊं मैं, रखूं पलकों पे या फिर फूल की तरह किताबों में, रखूं पलकों पे या फिर फूल की तरह किताबों में, मिलूं तुमसे या रोजाना ख्यालों में ख्वाबों में, कहो कैसे तुम्हें पाऊं तुम्हें अपना बनाऊं मैं, कहो कैसे तुम्हें पाऊं तुम्हें अपना बनाऊं मैं, हुई तुमसे मोहब्बत है कहो कैसे निभाऊं मैं, कभी मिल जाओ तुम हमको यूं ही बस राह पे चलते, या फिर टकराऊं मैं तुमसे किसी दिन रात के ढलते, करूं पीछा तुम्हारा या तुम्हें पीछे बुलाऊं मैं, हुई तुमसे मोहब्बत है कहो कैसे निभाऊं मैं, निभानी है मोहब्बत तो कहो कैसे निभानी है, बुढ़ापे में मिलोगे या बितानी संग जवानी है, मैं इतना ही लिखूं या फिर गज़ल पूरी बनाऊं मैं, हुई तुमसे मोहब्बत है कहो कैसे निभाऊं मैं, तुम ही सांसें तुम ही धड़कन लहू की तुम रवानी हो, गज़ल तुम हो कविता तुम ही मेरी कहानी हो, तुम्हें मैं याद रखूं या कहो कि भूल जाऊं मैं, हुई तुमसे मोहब्बत है कहो कैसे निभाऊं मैं। चलते चलते कहा जाए कि अगर मैं जानना चाहूँ कि कुछ अगर हमारे दर्शकों के लिए इंस्पिरेशन को लेके कहा जाए, मोटिवेशन को लेके कहा जाए, अगर 2-4 अगर पंक्तियाँ हो जाएं तो हमारे दर्शकों को भी कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई इतनी देर उन्होंने आपको सुना है तो उन्हें कुछ मिला है। कहा जाए कि उनको एक की पॉइंट में अगर मैसेज अगर मिल जाए तो। बिल्कुल। होता क्या है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मेरी ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, या उसको मुझसे ज़्यादा मिला है। हम दूसरों की तकलीफ के बारे में सोचते भी नहीं हैं। हम अपनी तकलीफ़ों का गाना बहुत गाते हैं कि हमने बहुत सहा है, हम बड़ी पेनफुल लाइफ से निकल के आए हैं। अगर हम झांक के देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ पेन होता है, और शायद कुछ लोग अपनी बात कह नहीं पाते हैं, कुछ कह देते हैं, सिर्फ इतना फ़र्क है।
या जो अचीव कर लेते हैं वो उसे अपनी स्ट्रगल स्टोरी कह के बताते हैं, सक्सेस स्टोरी कह के बताते हैं। और जो लोग बेचारे लाइफ टाइम सिर्फ स्ट्रगल करते चले जाते हैं वो अपनी स्टोरी भी किसी को नहीं कह पाते। कहा जाए भाग दौड़ में कहीं पीछे रह गए, पीछे रह जाता है, या फिर लोग सुनने के बजाय उनको लगता है कि हंसेंगे उनके ऊपर, तो लोग नहीं कहते हैं। पर मुझे लगता है कि ये कविता कहीं ना कहीं एक मैसेज देती है। कितनी बातें होती हैं कहने को इस दिल में अक्सर, कितनी बातें होती हैं कहने को इस दिल में अक्सर, खो जाती हैं दिल की बातें लब तक आने से पहले। जिसको बेहद चाहो आखिर दूर चला वो जाता है, अक्सर खूब हंसाता है कोई अपना जाने से पहले। प्यार को अंधा कहते हैं ये झूठ है या सच पता नहीं, प्यार को अंधा कहते हैं ये झूठ है या सच पता नहीं। आंखें देख नहीं पाती पर धोखा खाने से पहले। आस्तीन के सांप हैं जो वो खुद को ही डस लेते हैं, आस्तीन के सांप हैं जो वो खुद को ही डस लेते हैं। कोई कहाँ सोचता है पर दूध पिलाने से पहले। खुद में झांके ऐसा भी होता है क्या कोई दूध धुला, खुद में झांके ऐसा भी होता है क्या कोई दूध धुला। सोचे एक पल औरों पे इल्जाम लगाने से पहले। रिश्तों को घायल करके सोचा तो फिर क्या हासिल है, रिश्तों को घायल करके सोचा तो फिर क्या हासिल है। बात बने गर सोचे हम आखिर पछताने से पहले। दर्द दूसरों को भी होता है क्या हमको नहीं पता, दर्द दूसरों को भी होता है क्या हमको नहीं पता। लेकिन कहाँ सोचता है कोई तड़पाने से पहले। देने में क्या सुख है ये बस देने वाला ही जाने, देने का सोचे हम भी बेहतर है पाने से पहले। कहाँ फूल से सीखा हमने, कहाँ फूल से सीखा हमने सबको बस खुशबू देना, वरना कितना कुछ दे पाते हम मुरझाने से पहले। जी लो खुलकर जीवन को ये कहाँ दोबारा मिलता है, जी लो खुलकर जीवन को ये कहाँ दोबारा मिलता है। यही आखिरी पल है बस सोचो मुस्काने से पहले। कहाँ पता चलता है, कहाँ पता चलता है किसकी सांस कौन सी अंतिम है। आखिर कौन बताता है कुछ भी मर जाने से पहले। सूरज की तरह चमको, सूरज की तरह चमको और खूब रोशनी फैलाओ, सूरज की तरह चमको और खूब रोशनी फैलाओ। बांटो बस जो बांट सको तुम खुद ढल जाने से पहले, बांटो जो बस बांट सको तुम खुद ढल जाने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। मैं हूं देव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो द देव शो। बाकी की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एन भारत।